वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। हाँ जी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन 12 आज का मधुपार छंद। इस छंद का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर उसमें जाएंगे मेन संध्या में। तो ये छंद में क्या है कि इस छंद की जो टेम्पो है, जो उसको प्रोनाउंस करने की पेस है, वो ऐसे है कि इसमें जो हमारा जो हर एक पंक्ति में जो सेंटर वाला वर्ड होगा ना, जो मिडिल वर्ड होगा, उस पर हमने भार देना है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि कैसे मैं बात कर रहा हूँ, बट आइडिया यही है कि उसके ऊपर भार आएगा। और सेम चीज़ छंद भी उस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। जो पहला अक्षर है मद मीन्स हाफ, मतलब उसका जो हाफ हो गया, और पार मीन्स उस पर वेट देना है। सो मद पार, मद पार। और इसमें ऑलरेडी हर एक पंक्ति में वी नो कि वो 3-3 अक्षर की कॉम्बिनेशन है, जैसे मुन मन प्रणाम, है ना। तो जो बीच वाला आ गया मुन के बाद जो मन आया, वो जो मन आया जो बीच वाला वर्ड हो गया हमारा मिडिल। और वो पूरे इस छंद में ऐसे अक्षर है जिसमें कि ऐसे मिडिल वाला एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमारा भार आएगा। और ये जो छंद होगा, ये इसकी पेस मीडियम रहती है, मतलब ना ज़्यादा तेज़ पढ़ा जाता है ये, ना ज़्यादा स्लो पढ़ा जाता है। अगर आप तेज़ भी पढ़ोगे तो भी बात नहीं बनेगी, अगर आप स्लो पढ़ोगे तो भी बात नहीं बनेगी। इसकी पेस कह लो मीडियम टाइप की ही रहती है। इन टोटल जाप साहब में इसके 17 पौड़ियाँ आती है। इस छंद में 7 है, आगे जाके एक और मधुपार छंद आता है, उसमें 10 पौड़ियाँ हैं, और पौड़ी में 4 पंक्तियाँ या चरण कह देते हैं उसको। और हर एक पंक्ति का जो स्ट्रक्चर है इसमें, उसका स्ट्रक्चर ये है जैसे यहाँ पे बना हुआ है, 2 हमारे लघु, फिर 2 लघु, फिर लघु दीर्घ लघु, ऐसा कॉम्बिनेशन है। आप काफ़ी जगह ये एग्जांपल भी देखोगे कि जहाँ पे जैसे 2 लघु एक साथ जैसे लघु लघु फिर लघु लघु 2 बार ऐसे आए हैं ना, तो आप कई बार ऐसे पे देखोगे कि या तो ये जुड़ जाते हैं, या फिर ऐसे भी होता है कि 2 लघु को मिला के एक दीर्घ भी कंसिडर किया जाता है। उसकी एक एग्जांपल भी है, मैं आगे शो करता हूँ आपको। ये इसका स्ट्रक्चर है। 2 बार ऐसे लघु लघु, फिर लघु लघु, फिर लघु दीर्घ लघु। ये इसका ओवरऑल मधुपार छंद में ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, सारे के सारे जितनी भी पंक्तियाँ आएगी। अब जैसे ये एक पंक्ति है अर बर अगंज, है ना, तो इसमें हमारा क्या होगा आइडिया कि जो बीच वाला वर्ड है विच इज़ बर, इस पर हमने भार देना है। अर बर अगंज, अर बर अगंज, इसको दबा के कहना है, इसको कह लो कि बिल्कुल ही भार देके। और सिमिलरली एक और एग्जांपल लें, जैसे इसकी है मुन मन सलाम, तो इसको भी हमने कहना है कि मुन मन सलाम, मतलब जो बीच वाला उस पर बहुत ज़्यादा दबाव देना। अगर मैं नॉर्मल पढ़ूंगा तो हो जाएगा कि अरबर अगंज, है ना, और दूसरा हो गया अरबर अगंज। मुन मन सलाम हो गया नॉर्मल, अगर मैं उसको भार दे के पढ़ूंगा मन को, फिर होगा मुन मन सलाम। जब हम चाल में पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपरली उसका फ़र्क पता लगेगा कि कैसे उसकी कंस्ट्रक्शंस बन रही है। अब जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, गुन गन उदार, इसको अगर हमने उस कंस्ट्रक्शन में डालना है तो ये हो गया हमारा गग्गे अंकड़ गो लघु हो गया, तो ये इसके इधर लघु मात्रा है, फिर ये भी लघु मात्रा है क्योंकि ये मुक्ता है, फिर ये भी मुक्ता, ये भी मुक्ता, ये दोनों लघु हो गए। उसके बाद फिर ये अंकड़ है, ये भी लघु आ गया, फिर ये दद्दे करना है, तो ये क्या, ये दीर्घ मात्रा आ गई हमारी, और लास्ट में फिर रारा जो कि मुक्ता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें आप देखोगे कि ये वर्ड है ना, तो इसमें वो वाला आप देखोगे कि वो शायद मिस हो गया है, जो ये 4 लघु एक साथ आते हैं यहाँ पे, ये वाले जैसे 4 लघु जो एक साथ आते हैं, आप देखोगे कि वो कंस्ट्रक्शन इधर बन नहीं रही, ये वाली कंस्ट्रक्शन तो बन रही है ना। ये जो उदार जैसा है, सिमिलरली इधर अपार भी है ना, तो ये तो बन गया, बट ये हमारा बना नहीं। बट ये भी एक तरीके से वही बना है अगर आप ऐसे देखोगे। ये अगर आप देखोगे तो ऐसा बन रहा है कि लघु लघु दीर्घ, फिर लघु दीर्घ लघु। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इस एस की जगह क्या था कि हमारे 2 आई आने थे, मतलब कि हमारे 2 लघु आने थे, पर वहाँ पे एक ऐसा आ गया। और हमने ऑलरेडी पिछले सेशंस में देख चुके हैं हम कि जब 2 लघु मिलते हैं तो एक दीर्घ बनता है, तो उस हिसाब से इसकी जो ओवरऑल साउंड है वो उतनी ही रही, इवन दो कि इसमें अक्षर कम हो गए, पर जो सिलेबल्स थे, जो साउंड थी, वो वही रही। मम्मे में कन्ना लग के वो क्या हुआ कि वो आ बन गया, और उसने ऑलरेडी उतनी स्पेस ले ली जितने कि 2 लघु मिल के लेते हैं, तो कंस्ट्रक्शन स्टिल इंटैक्ट रही जैसी है। ये ऐसी ही ओवरऑल रहेगी, ठीक है। 4 बार ऐसे लघु, फिर लघु दीर्घ लघु।
अब हम संध्या में जाते हैं मेन मधुपार छंद में। और ध्यान देना है कि जब हम पढ़ेंगे तो वैसे ही पढ़ें जब हमारा आएगा। तो अभी ये पहला है छंद की जो सिरलेख है। सो मधुपार छंद त्व प्रसाद। इस पर ध्यान देना है कि तद्दा है और पब्बा है, दोनों के दोनों भारी अक्षर है। तो ध्यान देना है कि इसको हम तद्दे को दद्दा नहीं कर रहे हैं और पब्बे को भी हम बब्बा नहीं कर रहे हैं। तो मधुबार हो जाता है काफ़ियों का कई बार, या फिर वो कई बार ये भी सुनने में आता है कि हम तद्दे में जो औंकड़ है उसको दुलैंकड़ करके मधु बना देते हैं, मधु बार या मधुपार ऐसे कर देते हैं। सो ध्यान देना है दुलैंकड़ नहीं लगानी, वो औंकड़ है। तो आप इसको अगर प्रॉपरली स्पष्ट कहना है तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ इसको मधुपार कह लो, मधुपार, वो सही है। अगर आपको वो छोटे से औंकड़ की साउंड नहीं प्रॉपरली देनी आ रही, बट ये ध्यान देना है कि हम फिर दुलैंकड़ ना लगा दें बस। मधु ऊ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मधुपार। मद भी तद्दे के साथ है, तो इसको ध्यान देना, मद वर्ड की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, द की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसको हमने दबा के कहना मद पार। अब इसको मतलब अलग अलग नहीं तोड़ना, कहना एक साथ ही है, बट मतलब कहने का मतलब है कि दोनों पे भार देना है। सो मधुपार छंद, मधुपार छंद। छंद वर्ड तो हम देखते आए ही हैं इसको छंद नहीं कहना, छंद कहना है दद्दे के साथ। और त्वय अक्षर भी हम देखते आए हैं, इस पर ध्यान देना है कि जो तत्ते के पैर में वव्वा है इसको जल्दी जल्दी बोल के निकलना, तो इसको त्वय कहना है, तव नहीं कहना, त्वय। वव्वे के ऊपर हमने ऐसे जूम करने की उसके ऊपर दुलावा लगी हुई है, सो त्वय की साउंड आएगी थोड़ी सी। मधुपार छंद त्वय प्रसाद। इसको भी प्रसाद नहीं कहना, प्रसाद कहना है सस्से के साथ, शस्ये की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और ना ही पप्पा रारा हो। ध्यान दें कि प्र की आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि उसके पैर में रारा है। सो प्रसाद। सो ये इन टोटल हो गया मधुपार छंद त्व प्रसाद। गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनांग। अब इसको बोलने की चाल यही रहनी चाहिए। सो गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनांग, जो बीच बीच वाले हैं, जैसे गुण गण में गण आया, महिमा में माँ आया, महिमा अपार। आसन में क्या आया, आसन अपांग, सन में पार देना है। फिर उपमा अपार, फिर उपमा में क्या है कि उप के बाद माँ आया, उस पर फिर माँ पे ऊपर फिर से प्रेशर देना है, भार देना है। मधुपार का मतलब वही हो गया। सो ये पूरी की पूरी पंक्ति ऐसी है। इसको हम अब ऐसे देख लेते हैं कि इसमें अक्षर कौन कौन से ध्यान रखने हैं। गुण गण है, इसको ध्यान देना है कि हम जोड़े ना, गुण गण नहीं करना, इसको अलग अलग ही पढ़ना है, गुण गण उदार। उसके बाद फिर आया है उदार, इसको ध्यान दें कि दद्दे के साथ है उदार, तो उदार नहीं कहना, इसको उदार कहना है दद्दे के साथ। सो गुणगण उदार। महिमा, अभी महिमा जो अक्षर है उसको ध्यान देना है कि म हे नहीं कहना, इसको हमने कहना है महिमा। दोनों के ऊपर हमने दुलावा ज्यूम करनी है, मम्मे और हाहे के ऊपर। सो इसको हमने कहना है महिमा, महिमा अपार। आसन अपांग उपमा अनांग। नीचे वाली जो दो पंक्तियाँ उसमें कुछ नोट करने वाला खास है नहीं, बस ऊपर वाली दो पंक्तियाँ। सो ये टोटल हो गया गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनांग। अनपौ प्रकाश निसदन अनास आजान बाहो साहान साहो। इधर पहली चीज है अनपौ, पब्बा और औंकड़ है, तो इसको ध्यान देना, प ओ की आवाज़ आनी चाहिए, पौ की आवाज़ ना आए। डायरेक्टली पब्बे के ऊपर हमने कनौड़ा नहीं लगाना, जैसे ये लिखा हुआ ये गलत है, हमने पौ कहना है। अनपौ प्रकाश, प्रकाश में ध्यान देना, इसको प्रकाश नहीं करना, प्र की आवाज़ आनी चाहिए। और ऑल्सो मैंने इधर लिखा नहीं है बट ध्यान देना है जो प्रकाश का सस्सा है उसको हमने श नहीं करना, तो प्रकाश नहीं कहना जैसे हम नॉर्मली कहते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। सो प्रकाश नहीं कहना, इसको प्रकाश कहना है। प्रकाश निसदिन अनास आजान। अब आजान को ध्यान देना, दोनों पे एड़े और जजे दोनों में करना है, तो आजान कहना है। कई बार ये सुनने में आता है कि अजान कह देते हैं, सो अजान नहीं आजान। ऐसे दो काफ़ी सारे अक्षर आएंगे ऐसे जहाँ पे कि दोनों अक्षरों पे कन्ना लगा हुआ है, तो वो सारे के सारे पे हमने कन्ना की आवाज़ प्रॉपरली देनी है, ये ध्यान रखना है। सो आजान बाहो। अब बाहो अक्षर जो है इसको ध्यान दो, बब्बे कन्ना बा लंबा जाएगा, हाहे औंकड़ हो छोटा है, तो इसको हमने खींचना नहीं है, बाहो नहीं कहना। अगर हम बाहो कहेंगे तो मतलब दोनों को सेम साउंड देंगे तो वो ये आवाज़ आ जाएगी, हाहे के ऊपर होड़ा लग जाएगा, तो होड़ा नहीं लगाना हमने,
बब्बे को लंबा खींचना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और हाहे औंकड़ हो छोटा रखना है। सो बाहो, आजान बाहो। और सिमिलरली फिर साहान, साहान में भी हमने ऐसे ही कहना है, साहान साहो, साहान। साहान में पहली चीज़ तो ये कि सस्से कन्ना सा जो है वो ज़रूर प्रोनाउंस करें हम, सहान नहीं, साहान। और साहो, साहो कहना है इसको। और एक और चीज़ ध्यान देना, श ना कहे हम, शाहान शाह नहीं कहना, इसको हमने कहना है साहान सा, जैसे लिखा है वैसे कहना है। सो बिंदी नहीं लगानी। सो शलगम वाला श नहीं होगा, ये नॉर्मल प्लेन स है। आजान बाहो, साहान साहो। तो ये पौड़ी होगी इन टोटल। अनपौ प्रकाश, निस दिन अनास, आजान बाहो, साहान साहो। राजान राज, पानान पान, देवान देव, उपमा महान। इधर पानान में ध्यान दे, पब्बा है तो पब्बे के साथ ही आवाज़ आनी चाहिए, पप्पा नहीं कहना, पानान नहीं कहना। और देवान देव, उपमा महान जो है, अभी इधर जो उपमा है उसको ये ध्यान देना है कि जो पप्पे की आवाज़ है वो प्रॉपरली आए हमारी। उपमा, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब हम प कहते हैं प, तो क्या होता है कि हमारा प बोल के मुंह खुल जाता है। जो प की स्टार्टिंग है वो, उसमें हमारे होठ टच होते हैं बेसिकली। और मम्मे की जो स्टार्टिंग होती है बोलने की, उसमें भी हमारे लिप्स टच होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उपमा कह देते हैं, उपमा, है ना, उपमा। मतलब हमारे प में लिप्स टच हुए और म में जाके खुले, फिर उपमा, है ना, वो नहीं करना। पप्पे में हमारे लिप्स खुल जानी चाहिए। सो उप, फिर माँ, फिर दोबारा बंद होके खुलने चाहिए। तो उपमा नहीं कहना इसको, हमने कहना उपमा। सो उपमा महान। सो राजान राज, पानान पान, देवान देव, उपमा महान। इंद्रान इंद्र, बालान बाल, रंकान रंक, कालान काल। इंद्रान में नन्ना है तो इंद्राण नहीं कहना, अड़ाने की आवाज़ नहीं कहनी हमने। और क्योंकि इनके ऊपर टिप्पी लगी हुई है तो ध्यान दें हमारे नाक से आवाज़ आए। सो इंद्रान इंद्र। और बाकी सारे इसमें नॉर्मल है, इसमें कुछ ध्यान देने वाला है नहीं। बालान बाल, रंकान रंक, कालान काल नॉर्मल है। तो ये पौड़ी टोटल हो गई। इंद्रान इंद्र, बालान बाल, रंकान रंक, कालान काल। अनपूत अंग, आबा अपांग, गत मित अपार, गन गन उदार। अनपूत कहना है पब्बे के साथ, पप्पा नहीं कहना, अनपूत नहीं कहना। और आबा ये पब्बे के साथ है, इधर बहुत मिस्टेक होती है, इसको ध्यान दें। आबा कहना है पब्बा है। सो आबा, बब्बे की आवाज़ ना आए, ध्यान देना है। आबा अपांग नहीं कहना, आबा पब्बा है। सो अनपूत अंग आबा, थोड़ी सी मतलब प्रेशर दोगे तो अपने पब्बे की आवाज़ आ जाएगी, जैसे हम पब्बा कहते हैं। सो आबा अपांग। गत मित अपार, गुन गन फिर से आ गया, इसको भी ध्यान दें, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। गुनगन नहीं करना इसको जल्दी जल्दी बोल के, गुन गन प्रॉपर अलग अलग कहना हमने। और उदार वर्ड भी इधर उदार कहना है दद्दे के साथ, तद्दा नहीं लगाना, उदार नहीं कहना इसको। सो अनपूत अंग, आबा अपांग, गत मित अपार, गुन गन उदार। मन गन प्रणाम, निरभय निकाम, अत दुत प्रचंड, मित गत अखंड। मुन अक्षर जो है इसको ध्यान दो, मम्मे के ऊपर टिप्पी नहीं है तो इसको हमने फ्लैट बड़ी प्लेन सी आवाज़ दे के पढ़ना है। मुन नहीं कहना, अगर आप मुन नाक से करोगे तो मम्मे के ऊपर टिप्पी लग जाएगी। सो ये ध्यान देना हमने कि हमने टिप्पी नहीं लगानी, मुन नहीं कहना इसको, हमने कहना मुन। मुन गन। सिमिलरली गन भी जो है वो गग्गा विदाउट टिप्पी है, तो गन नाक से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सो मुन गन नहीं कहना इसको, मतलब नाक से आवाज़ ना आए, टिप्पी की आवाज़ ना आए, फ्लैट आए। मुन गन प्रणाम, और ये नन्हे के साथ है प्रणाम, तो हणाने की आवाज़ ना आए, प्रणाम नहीं कहना इसको, प्रणाम कहना है। निरभय, इसको भी पब्बे के साथ आवाज़ आनी चाहिए, बब्बे की आवाज़ ना आए, ध्यान देना है। निरभय निकाम, अत दुत प्रचंड, मित गत अखंड। इसमें कुछ है नहीं खास, ये नॉर्मल ही है। अत दुत प्रचंड, मित गत अखंड, इधर बड़े कम गलतियाँ देखने को मिलती है। तो ये पौड़ी टोटल, मुन गन प्रणाम, निरभय निकाम, अत दुत प्रचंड, मित गत अखंड।
आलिस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा परणाढ़ अंडंड बाढ़ है। ये लास्ट वाली पौड़ी है, इसमें काफ़ियों की कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इधर थोड़ा सा ध्यान दो। इधर जो लास्ट में यैया लग रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ये 4 यैये लग रहे हैं। बट ये इनमें फ़र्क है, एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखना, जो ऊपर वाले यैये है वो हाफ है, आधे यैये है, जो नीचे वाले हैं वो फुल है। सो बेस्ड ऑन दैट उनकी साउंड भी हमारी डिफरेंट ही है। सो जो आलिस्य अक्षर है, आलिस्य, उसको वैसे पढ़ना आलिस्य है, आलिस्य। और इसको अगर हमने इजी वे में अंडरस्टैंड करना है तो आप इसको ऐसे ज्यूम कर लो कि इसकी आवाज़ ऐसी आ रही है, से, आलिस्य। तो अगर आप इसको इमेजिन करोगे कि सस्से में से आ रही फिर ऐड है, इस तरीके की साउंड आएगी इसको बोलने टाइम। सो आलिस्य, आलिस्य। कर्म आदृश्य में भी आधा सस्सा है, तो इधर भी हमारी वही साउंड आएगी, आदृश्य, आदृश्य तरम। उसके बाद सर्वा परणांड। अब यहाँ पे जो यही है ये फुल है, तो इधर हमने परणांड डे नहीं करना इधर, जैसे हमने से ऊपर किया था। इधर हमने पूरा जहाँ पे यही है वहाँ पे हमने ऐसे दुलावा लगा देनी है, जो ये उसके सामने वाला जो अक्षर है, जो सामने वाला जो लेटर है। ऐसे यहाँ पे जो है टड्डा है, तो टड्डे के ऊपर हमने दुलावा लगा देनी है। सो क्या आ गई उसके बाद, परणांड, परणांड। यहाँ पे अब एक चीज़ तो ये होगी कि हमने पूरा यही आएगा तो उसके सामने वाले अक्षर पे दोनों दुलावा लगा देनी है। बट ये जो अक्षर है इस पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जो लास्ट में जो है वो टड्डा है। मैक्सिमम क्या होता है कि हम परणांड कह देते हैं, ड, है ना, ये है ड हमारा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डड्डा है, तो ये जो है ये डड्डा है। तो इसको ध्यान देना है कि परणांड की आवाज़ ना है, परणांड, टड्डा है ना, तो इसको हमने कस के दबा के कहना है, परणांड, परणांड, ना कि परणांड। अगर आप डै कर दिया तो फिर डड्डे में ख़त्म हो गया, जो कि ये वाला अक्षर है, ये गलत है। हमने क्या करना है, टड्डे पे ख़त्म करना है। सो परणांड दबा के कहना है। और सेम चीज़ अगले अक्षर में भी है, बाड। पहले चीज़ तो ये कि अभी इसको बाड्यो नहीं कहना जैसे लिखा हुआ है, बाड्यो नहीं, बड है। टड्डे के ऊपर डायरेक्टली दुलामा लगा दो आप एक तरीके से, और इसमें भी फिर टड्डा है, तो बाड्डा कहना है इसको, ना कि बाड्डा है। बाड्डा है फिर वो डड्डा हो गया जैसे मैंने पहले कहा था। सो बाड्डा नहीं, इसको हमें कहना है बाड्डा है, बा, ऐसे। तो क्या होगा कि जो टड्डे की जैसे थोड़ी सी साउंड है वो बब्बे के ऊपर शिफ्ट होके वो ब की आवाज़ आएगी, बाड्डा है। तो इन टोटल ये वाली अभी पौड़ी होगी, आलिस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा परणांड अंडंड बाड्ड। अब बाकी ये जो लास्ट वाली पंक्ति है इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, जैसे परणा, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी है, काफ़ियों का शायद ये भी ना हो। सो पब्बा रारा अणाणे कन्ना जो है इसको भी ध्यान देना है कि परणा हम प्रॉपर बोल रहे हैं, परणा डै, फिर बाड्ड। टिप्स टू कंठ, इसमें भी एक चीज़ है जहाँ पे कि हम, क्योंकि आगे जाके एक और आता है मदभार, और उसमें एक ऐसी पंक्ति है जिससे हम इस वाले छंद से उस वाले छंद में जा सकते हैं या इस वाले छंद से दूसरे वाले छंद में जा सकते हैं। बट अगेन इसको मैं अभी रोक के रखूँगा, अभी नहीं बता रहा मैं, क्योंकि जब उस मदभार छंद की हम संध्या करेंगे उस समय आई विल प्लान कि हम उस चीज़ को नोट करें, ताकि हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए दोनों एग्जांपल साइड बाय साइड हो, है ना। क्योंकि फिर मैं अगर यहाँ से उस पर डायरेक्टली चला गया था वो एक तरीके से फिर आधी संख्या उस छंद की भी हो जाएगी। सो वो मैं नहीं चाहता। तो जब हम उस छंद तक आ जाएंगे फिर हम वो चीज़ देखेंगे कि कौन सी वो प्लेस है जहाँ पे हमारे चांसेस है कि इस छंद से दूसरे छंद में जाने के। और इस छंद का ओवरऑल अभी हमारा ये 9वां छंद हो गया, तो ये टेबल हमारा अपडेट हो गया। अभी इसको ध्यान देना है, मेरा 9वां छंद जो है अभी मदभार छंद है और इसकी स्टार्टिंग है गुण गण उदार महिमा अपार से। इसको ध्यान देना क्योंकि जो हमारे आगे वाला मदभार छंद है वो फिर मुन मन प्रणाम से है, ऐसे। सो फॉर नाउ इस ट्रैकर को ही याद करो एज अ कंठ की टिप। जो फर्दर कंठ की टिप है वो हम जब नेक्स्ट मदभार छंद देखेंगे उसमें देखेंगे। सो
ये छंद थोड़ा सा नया है तो इस पे ध्यान देना है। तो फिर हम नेक्स्ट सेशन 13 नेक्स्ट वीक देखते हैं जी। तो आज के लिए इतना ही जी। लच्छू कांदी खेमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।